नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं अरमान नाहर। चलिए शुरुआत कर लेते हैं विदेशी बाजारों के संकेतों के साथ। तो फिलहाल अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पर आपको कल की तरह जब कल शो की शुरुआत कर रहे थे तो 35 अंकों की बढ़त आपको देखने को मिली थी। फिलहाल अगर आप देखें तो 32 अंकों की बढ़त के साथ कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी कारोबार। और अब इस तेजी के पीछे का कारण आपको बताता हूं कि सबकी जो नजरें टिकी हुई थी कि अमेरिका में यूएस में किस प्रकार के महंगाई दर के आंकड़े आएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो वहाँ के बाज़ारों में उठापटक आपको देखने को मिली। लेकिन जो डेटा आया है अप्रैल में, जो रिटेल महंगाई है वो 4.9% पर आई है। अनुमान 5% का था, यानी अनुमान से बेहतर आंकड़े यहाँ पर आपको देखने को मिले। और इसी के चलते जो डाउ का चार्ट आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हुआ था वहाँ पर आप साफ देख पा रहे थे कि दिन के दौरान यहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिली। लेकिन 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका में जो महंगाई दर है वो 5% के नीचे आई है और कोर इन्फ्लेशन अनुमान के मुताबिक 5.5% पर रहा है। कोर इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो 1.5 साल के निचले स्तर पर है और इसी के चलते अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट्स में आपको उठापटक है। लेकिन खास बात है कि डाउ नहीं देखिएगा, देखिए आप नास्डैक, जहाँ पर पहले नास्डैक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, अच्छी तेजी आपको देखने को मिली। करीब 1% के गेंस 127 अंकों पर नास्डैक बंद हुआ है। और अब जो नास्डैक चल रहा है ना भाव, वो चल रहा है करीब अगस्त 2022 का जो उच्चतम स्तर है इसके करीब नास्डैक आ गया। बढ़िया बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार देखने को मिल रहा है। और नास्डैक में तेजी का कारण आपको बता दूं कि जो टेक कंपनीज है यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, इनको ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पर बढ़त के चलते नास्डैक में आपको बढ़िया रुझान देखने को मिला। कमोडिटी एक्शन की बात की जाए तो म्यूटेड है, कुछ खास ऐसा नहीं जिससे हम संकेत ले पाएँ। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी अच्छी खासी 35 अंकों की बढ़त के साथ कर रहा है कारोबार। और इंडेक्स लेवल पर देखें, स्पॉट लेवल पर देखें तो काफ़ी अच्छी तेजी और ट्रेंड में भारतीय बाजार भी नजर आ रहे हैं। रणनीति समझ लेते हैं आज की। रणनीति बताइए अरमान, कितने स्टॉक्स में खरीदारी, कितने में बिकवाली? देखिए सभी स्टॉक में खरीदारी करी है। और अगर आप देखें कि ओवरऑल हमारे मार्केट की अगर आप बात करें, जो भी अगर आप नेगेटिव न्यूज़ अगर ग्लोबली आती है तो सस्टेन रहते हैं, पर अगर कुछ भी पॉजिटिव आ जाता है तो वो हमारे लिए और एक अच्छा एड ऑन होता हुआ दिखता है। तो उस हिसाब से अब जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है ये अपने इधर और पॉजिटिव होता हुआ दिखा, क्योंकि आप कोई भी नेगेटिव खबर आई है तो आपको दिखा है कि लगभग कोई बड़ी गिरावट नहीं आती हुई दिखी है। पर अब ये जो पॉजिटिव खबर आई है तो ये एक और अच्छा बेस बनाते हुए दिखेगी हमारे मार्केट के लिए। तो डेफिनेटली मैंने सारे स्टॉक बाय लिए। सारे के सारे स्टॉक खरीदारी वाले हैं, तो शुरुआत कर लीजिए। बताइए पहला कौन सा स्टॉक खरीदा है? देखिए पहला स्टॉक जो मैंने खरीदा है वो कैश की कैटेगरी में, वो है एचजे इंफ्रा इंजीनियरिंग की बात करें, क्योंकि इनके नतीजे जो हैं बढ़िया आते हुए दिखे हैं। बढ़िया इसलिए आए हैं, अगर आप मार्जिन की बात करें, मार्जिन 18.1% से बढ़कर 19.3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। वहीं अगर आप आय की बात करें, आय में 44% के आसपास की बढ़त है। मुनाफे में लगभग 64। यहाँ पर भी अगर आप देखें वो जो वाटरफॉल सिस्टम जो मैंने बताया था, आय में 44% की बढ़त, कामकाजी मुनाफे में 54% की बढ़त और मुनाफे में 64% की बढ़त, यहाँ पर वो चीज भी होती हुई दिखी है। और यही नहीं, अगर ये जो जिस स्पेस में है, इस कंपनियों में 2-3 चीजें जो है वो खास स्पेसिफिकली आपको देखना चाहिए। आप इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसमें कुछ चीजें जो दिखेगी वो काफी मुझे अच्छी लगती हैं, जैसे कि हम सारे प्रोजेक्ट्स को बिना डिले के साथ टाइमली एग्जीक्यूशन करते हैं। ये अगर एक इंफ्रा स्पेस कंपनी में ये चीज होती है वो काफी इंटरेस्टिंग होती है। और अगर आप ऑर्डर बुक देखें, जो FY22 के एंडिंग से अब जो ऑर्डर बुक बढ़ के आई है वो लगभग, अगर आप देखें उस समय 7,970 करोड़ के आसपास की ऑर्डर थी, वो बढ़कर अब 12,800 करोड़ के आसपास की जो है ऑर्डर बुक होती हुई दिखी है। तो ऐसी कंपनी जिसको ऑर्डर बुक बढ़ रही है, और उसका रीजन ये भी होता है क्योंकि वो जो टाइमली एग्जीक्यूशन करते हैं उससे इनको आगे और प्रॉफिट होता हुआ दिखता है। तो जो टाइमली एग्जीक्यूट कर रही है कंपनी, ऑर्डर बुक बढ़िया है, मार्जिन्स आपके बढ़ आ रहे हैं। और अगर आप देखें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में एक लाइन ये भी बोली थी कि वो बहुत वाइजली जो है अपने प्रोजेक्ट को चूज करते हैं जहां से वो मार्जिन्स जो है वो अच्छे खासे निकाल सके। तो ये 2-3 चीजों का जिस चीज में कॉम्बिनेशन हो जाता है वो काफी इंटरेस्टिंग स्पेस हो जाती है। इसलिए एचजी इंफ्रा यहां पर बढ़िया नतीजों के चलते बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 945 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 905 का। 905 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। स्टॉक बताता हूँ कैश की कैटेगरी का, काफ़ी दिनों से मेरे रडार पर है लेकिन पता नहीं क्यों मिस हो जा रहा है। तेज़ी यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। स्टॉक का नाम है मदरसन सुमी वायरिंग। यहाँ पर अगर आप देखिए तो बड़े करेक्शन के बाद अब जो स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो रहा है, तेज़ी के संकेत देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से अगर आप देखें तो स्टॉक में एक्शन भी आपको भरपूर देखने को मिला। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि अब हमारे डायरेक्शन में स्टॉक जा रहा है, हमारा व्यू राइट है। यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए 60 रुपये के लक्ष्य के लिए।
और टेक्निकल हिसाब से अगर आप देखें तो जब तक 52 के ऊपर बना हुआ है तब तक घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, खरीदारी करके चल सकते हैं। हो सकता है इंट्राडे में, बीटीएसटी में या फिर शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पर आपको पैसे बनते हुए नजर आए। 60 रुपये का टारगेट है मेरा मदरसन सुमी फायरिंग में। अब बढ़ते हैं फ्यूचर्स की ओर। तो फ्यूचर्स के लिहाज से अगर आप देखें तो आज मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी स्टॉक्स का दिन हो सकता है। एफएमसीजी स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन है, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं मेरे रडार पर, लेकिन सबसे दिग्गज, सबसे बढ़िया HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये स्टॉक रडार पर आया, जहाँ पर अगर आप देखें तो फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल्स भी काफ़ी हद तक सपोर्टिव है। यहाँ पर आज आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। 2573 रुपये का लक्ष्य है और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2520 रुपये का। तेज़ी यहाँ पर आपको दिन के दौरान देखने को मिल सकती है, क्योंकि नीलसन की तरफ से भी कुछ रिपोर्ट आई है जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि FMCG मार्केट्स में ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और इसका भी असर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो HUL फ्यूचर्स के लिहाज से ये स्टॉक है जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। देखिए फ्यूचर्स के हिसाब से जो मैंने स्टॉक लिया है वो एक गुजरात गेस, क्योंकि अगर आप नतीजे देखें यहाँ पर नतीजे आपको ऑपरेशनली जो है, जो हमारा अनुमान था उससे भी आपको अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं। अगर आप मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन जो हमारा अनुमान था 11.2% का, हमारा अनुमान गिरने का ही अनुमान था, जो 15.8% से गिरकर लगभग 11.2% का हमारा अनुमान था। पर आए कितने मार्जिन आए हैं 14 तो जो अनुमान था उससे अच्छा खासा यहाँ पर आपको ऑपरेशनली मार्जिन जो है वो बीट करते हुए दिखे हैं। और उसी के साथ साथ आय की अगर आप बात करें तो आय में आपको लगभग जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े बहुत नीचे आते हुए दिखे, पर ऑपरेशनली मार्जिन्स में आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट जो है वो आता हुआ दिखा है। वॉल्यूम्स में भी अगर आप देखें तो लगभग 22% के आसपास की आपको तेजी आती हुई दिखी है। इसलिए गुजरात गैस फ्यूचर्स के हिसाब से हम बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 478 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 460.5 का। और ऑप्शंस के हिसाब से जो मैंने स्टॉक लिया है वो है गोदरेज कंज्यूमर, क्योंकि यहाँ पर भी नतीजे आए हैं। नतीजे कैसे आए हैं? नतीजे बढ़िया आए हैं। क्यों नतीजे बढ़िया हैं? यहाँ पर भी जो मार्जिन्स हैं, जो मार्जिन्स वो 19% का जो हमारा अनुमान था उससे बढ़कर यहाँ पर 20% के आसपास मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। जैसा कि अभी FMCG की बात आशीष ने भी कही, ओवरऑल आपको दिखेगा ओवरऑल स्पेस में जब ऐसी खबरें आती है, जब FMCG में आपको अच्छे खासा जो है वॉल्यूम्स में स्पाइक आता हुआ दिख रहा है, या फिर आप GST कलेक्शन की बात कर लीजिए, तो ये पूरी स्पेस ही अगर आप ओवरऑल देखें तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस हो जाती है, जहां पे अगर आपको FMCG स्पेस भी अगर आप बैट करना हो तो भी आप कुछ समय के लिए कर सकते हैं। उस हिसाब से गोदरेज कंज्यूमर के जो नतीजे हैं वहां पे एक इंटरेस्टिंग स्पेस है। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम जो हमारा अनुमान 5% बढ़ने का था वहां पर भी 6% की बढ़त आती हुई दिखी है। आप इंडिया बिजनेस की बात करें, भारतीय बिजनेस की बात करें, वहां पर भी वॉल्यूम में थोड़ा बीट है। 11% का हमारा अनुमान था, बढ़कर वो 12% पर आते हुए दिखे हैं। तो इन पैमानों पर देखें जहां पर वॉल्यूम्स अच्छे आते हुए दिखे हैं, जो मार्जिन्स हैं वो इंप्रूव होते हुए दिखे हैं, तो उस हिसाब से आपको गोदरेज कंज्यूमर का कॉल ऑप्शन जो है बाय करना होगा 960 पे, जो आपको 24.2 के आसपास का मिलेगा। जो टारगेट रखेंगे 31.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 21.5 का। यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं ऑप्शंस के माध्यम से। अच्छा, ऑप्शन के माध्यम से स्टॉक मैं आपको बताता हूँ, खबरों के लिहाज से चुना है हिंडाल्को, जहाँ पर आपको करनी है बिकवाली, और इन 10 स्टॉक्स में से एकमात्र स्टॉक ऐसा है जहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। हिंडाल्को के पीछे कारण अगर आप देखेंगे तो नोवेलिस के नतीजे हैं। हालांकि जो एस्टिमेट्स में देख रहा था, एस्टिमेट्स के मुताबिक ही एनालिस्ट बता रहे हैं कि लगभग जिनका अनुमान जितना था उसके मुताबिक ही यहाँ पर आंकड़े आपको देखने को मिले, लेकिन डी ग्रोथ तो आपको साफ नजर आ रही है। अब कामकाजी मुनाफे को देखें तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली है। टोटल रेवेन्यू में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, मुनाफा घटा है। मार्जिन हालांकि अगर आप देखें तो 9% के आसपास पिछले साल के मुकाबले स्थिर देखने को मिले। शिपमेंट्स 5% के करीब बढ़े हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा कंफर्ट नहीं आ रहा है। मैं मान रहा हूँ कि मेटल स्टॉक्स में अगर आप देखें तो अभी भी वो कन्विंसिंग रिबाउंड नहीं है। स्ट्रक्चरली बनता है स्टॉक, फिर लेकिन थोड़ी दिनों में ऑफ हाइज हो जाते हैं, गिरावट यहाँ पर आ जाती है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी भी अगर आप देखें तो कुछ ऐसा कन्विंसिंग नहीं है कि आप समझ सकें कि अब मेटल स्टॉक्स में यहाँ से आपको तेज़ी देखने को मिले। और अब तक जितने भी मेटल कंपनियों ने नतीजे दर्ज किए हैं लगभग कमज़ोर साइड पर ही किए हैं। अनुमान को बीट कर दे बात अलग है, लेकिन अगर आप ओवरऑल पिछले साल के मुकाबले देखें तो नतीजे कमज़ोर साइड पर ही आ रहे हैं। तो हिंडाल्को इसके चलते 440 की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर रखिएगा नज़र। दिन के दौरान गिरावट आती है तो ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी करीब 14 रुपये और स्टॉप लॉस लगा लीजिए 8 रुपये। ये ऑप्शन आपको करीब 10 से 11 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से आपको अपना रिस्क कैलकुलेट करके स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन गिरावट यहाँ पर नोवेलिस के नतीजों के चलते हिंडाल्को में आपको देखने को मिल सकती है। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी की ओर, और अगली कैटेगरी के लिहाज से टेक्नोपिक है मेरी तरफ से JSW एनर्जी। और इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हो गया है। डबल बॉटम का ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो गया है। थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ से और देखने को मिलेगी, तब होगा ब्रेकआउट।
और स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कल मैंने आपको टीसीएस में बताया था। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर आपको थियोरेटिकली कैलकुलेट करके देखना है तो इसका टारगेट बिल्कुल वैसे ही निकल कर आएगा जैसे टीसीएस में बताया कि अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अब लग रहा है कि जो गिरावट है खत्म हो गई, क्योंकि रिवर्सल स्ट्रक्चर होता है डबल बॉटम, इसके चलते इसके ऊपर हम बेट करेंगे। मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान तेजी आती है तब ब्रेकआउट के कंफर्मेशन हो जाएंगे। 280 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 257 रुपये का। टेक्निकल लिहाज से 257 का स्टॉप लॉस बताया, और जब तक 257 के ऊपर है घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पोजीशंस में ऐड भी करके चल सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। समय दीजिए स्टॉक को, तेजी यहाँ पर बड़ी देखने को मिलेगी। लेकिन कल ही शायद आपने एक और एक स्टॉक दिया था जो डबल बॉटम पे, जहाँ मैं आपको सुन रहा था तो आपने कहा था कि अगर ब्रेकआउट के पहले अगर हम ले लें तो आपको और ज्यादा अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखता है, राइट? क्योंकि ब्रेकआउट के बाद तो ऑलरेडी थोड़ा आपको लीवे आता हुआ दिखता है, तो ब्रेकआउट के पहले तो सेम ये लॉजिक आप दे रहे हैं, राइट? ये मैं आपसे सीख रहा हूँ कि आपको सुन रहा हूँ, आपके टेक्निकली चार्ट्स को आप किस हिसाब से देख रहे हैं। तो डबल बॉटम मतलब अगर आप ब्रेकआउट के पहले अगर आप ले ले तो आपको और कंपेरेटिवली मूवमेंट और अच्छा आ सकता है, राइट? एक्जैक्टली अरमान, देखिए कुछ स्टॉक्स ऐसे जिनमें फंडामेंटल आपका कन्विक्शन होता है, वहां पर आपको पता है कि हो सकता है कि पैटर्न पूरा कंप्लीट कर जाए। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस में रूल के हिसाब से देखें तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से पहले आपको एंटर नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी चीट कोड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्टॉक अच्छा लगे, कन्विंसिंग लगे तो कंफर्मेशन से पहले भी अगर आप ले लेंगे तो आपकी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि नीचे स्तरों पर ले लिया है तो बेहतर हो जाएगी साथ में, क्योंकि अब फिर वहां से स्टॉक बढ़ेगा, ब्रेकआउट के बाद सबके रडार पर आएगा तो आपको यहाँ पर मुनाफा भी बढ़िया होगा। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। टीसीएस की कल हम बात कर रहे थे, जैसा स्ट्रक्चर टीसीएस में डबल बॉटम का था सिमिलर जेएसडब्ल्यू एनर्जी में, दोनों स्टॉक का चार्ट एक बार जरूर देखिएगा। देखिए बिल्कुल, और अगर आप टेक्निकली जो मैंने स्टॉक लिया है वो है टीवीएस मोटर्स, क्योंकि ओवरऑल अगर आप कुछ समय से इनका चार्ट देखें तो लगातार यहाँ पर जो है वो गेंस वो आपको आते हुए जा रहे हैं। अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिखा है, कल के सत्र में भी देखेंगे आपको लगभग मोमेंटम तो लगभग आपको दिखेगा 1% के आसपास का ही मूवमेंट आता हुआ दिखा है, पर कुछ समय से लगातार जो है चार्ट में आपको बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, बढ़िया गेंस आते हुए दिख रहे हैं। उस हिसाब से टेक्निकली टीवीएस मोटर अच्छा लग रहा है। कैश की बात कर रहा हूँ मैं, टारगेट आपको रखना है 1276 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1227 का। अब फंडामेंटल्स के हिसाब से जो मैंने स्टॉक लिया है वो है मैपमा इंडिया। मैपमा इंडिया मैंने पहले भी दे चुका हूं और अभी उसी लेवल पर है, वहां पर उस लेवल से कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आता हुआ दिखा है। तो बिजनेस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। मैं आपको कुछ आंकड़े दूंगा, उन आंकड़ों को सुनेगा और आप उस पर समझिएगा। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप पढ़िएगा जरूर, अर्निंग्स कॉल जरूर देखिएगा, ट्रांसक्रिप्ट देखिएगा। कंपनी की आय देखिए 152 करोड़ पहले FY20 में थी, बढ़कर 200 करोड़ हो गई, 281 करोड़ इस बार FY23 में हो गई। अब मार्जिन्स की बात करें या फिर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें, 51 करोड़ था 86 करोड़ हो गया, बढ़ के 118 करोड़ हो गया। मुनाफे की बात करें 60 करोड़ था FY20 में, बढ़कर फिर FY21 में 86 करोड़, फिर अब बढ़कर 109 करोड़। अब एक चीज तो जो क्वेश्चन मेरे लिए भी आएगा कि यार अगर ये वाली चीज जो है इतनी ग्रोथ दे रहे हैं तो क्या ये रेवेन्यू सस्टेन हो सकता है, क्योंकि आप 200 से 281 करोड़ मतलब 40% के आसपास की आप ग्रोथ कर रहे हैं, तो क्या ये सस्टेन हो सकेगा? इसका आंसर है आपको अर्निंग्स कॉल में। अर्निंग्स कॉल में जब से मैनेजमेंट से जब आउटलुक पूछा गया तो आउटलुक में मैनेजमेंट इस तरीके से बोल रहे हैं कि वो 40% की जो ग्रोथ है वो एटलीस्ट वर्ड के साथ बोल रहे हैं कि इतना तो हमको करना ही चाहिए। तो आपको ऐसे अनसर्टन टाइम में एक ऐसी कंपनी मिल रही है जिसका मार्जिन भी देखेंगे, मार्जिन आप लगभग 40% के आसपास के मार्जिन है। ऐसी कंपनी जो 40% का मार्जिन दे रही है और 40% की ग्रोथ का बोल रही है, ऐसी कंपनी आपको। मैं 1 मिनट रोकूंगा, 40% ग्रोथ एग्जैक्टली। और ये इसके पहले एटलीस्ट या ट्रांसक्रिप्ट में मैंने इसीलिए मैंने 2 बार उसको पढ़ा कि बोले एटलीस्ट हमको इतनी ग्रोथ आनी ही चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैनेजमेंट का कन्विक्शन, और मैनेजमेंट देखिए ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है, जब से अगर आप देखेंगे जो बोलता है वो हमेशा करता भी है। उसके साथ साथ जो उन्होंने जब मार्जिन में थोड़ी बहुत भी गिरावट आई थी तो उसका रीजन उन्होंने बताया था। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, आप इनका रिटेंशन रेशियो देखिए, कस्टमर्स का रिटेंशन रेशियो 91% का रिटेंशन रेशियो। क्या बात है। और उसके साथ यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, आप इनके जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है ना, वो नंबर ऑफ कस्टमर्स जिनको रिटेन कर रहे हैं 25 से बढ़कर 35, 35 से बढ़कर 54, और फिर भी रिटेंशन रेशियो सेम है। मतलब जो नए कस्टमर जुड़ रहे हैं वो भी साथ में है ही सही, और जो पुराने हैं वो तो है ही सही जी। तो मुझे उस हिसाब से ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है ये अच्छी बेट लगती है, इसलिए आपको मैपमा इंडिया यहाँ पे जो है खरीदना होगा। बढ़िया कारोबार है, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का और टारगेट रखेंगे 1300 का। 1300 के टारगेट के लिए फंडा पिक के लिहाज से और बढ़िया तर्क आपको समझा दिए गए हैं। अर्निंग्स कॉल एक बार जरूर सुनिएगा। अब टेक्नो पिक तो हमने जान ली, बात करते हैं फंडा पिक की। तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए आईटी स्टॉक्स पर आ रहा है कन्विक्शन, क्योंकि टीसीएस आपको कंफर्मेशन दे रहा है, साथ में अगर आप देखें तो जिसकी काफ़ी ज़्यादा धुलाई हो गई है, लेकिन दिग्गज कंपनी है, पैसा काफ़ी ज़्यादा है। इन्फोसिस यहाँ पर भी आपको नजर रखनी चाहिए।
नास्डैक की बात हम कर रहे थे शो की शुरुआत में, जहां पर अगर आप देखें तो अगस्त 2022 के स्तर पर अब नास्डैक आ गया। बढ़िया रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली। अब यहाँ पर भी ब्रेकआउट होगा और काफ़ी बार हमने देखा है कि एक पॉजिटिव कोरिलेशन है नास्डैक में और भारतीय आईटी स्टॉक्स में। नास्डैक में तेज़ी आती है तो भारतीय आईटी स्टॉक चलते हैं, गिरावट आती है तो यहाँ पर भी आपको इसका असर देखने को मिलता है। लेकिन चुनिंदा कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप देखें तो पुख्ता संकेत आ गया। मिसाल के तौर पर आप साइंट का चार्ट देखिए, एक तरफा बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब सेक्टर के सभी स्टॉक्स अगर चलेंगे तो इन्फोसिस को भी थोड़ा बहुत चलना ही होगा। फिलहाल फंडा पिक के लिहाज से एक छोटी सी ट्रेडिंग बेट ले रहे हैं 1300 रुपये के टारगेट के लिए। जब तक 1300 रुपये आ नहीं जाता फिर तब तक एक बार रिव्यू करके देखेंगे। लेकिन 1250 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। फंडा पिक है मेरी तरफ से इन्फोसिस। अब बात करते हैं निवेश के लिहाज से स्टॉक की। तो निवेश के लिहाज से स्टॉक पसंद है। एक और एफएमसीजी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। HUL के बाद कोलगेट पामोलिव जहां पर मैं नजरें रख रहा हूँ। चार्ट काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इंटरेस्टिंग है। काफ़ी दिनों से स्टॉक रडार पर भी था और देखिए अनडिस्प्यूटेड बिजनेस है। कितने सालों से इसने क्या कुछ नहीं देख लिया लेकिन बिजनेस ने सर्वाइव किया। काफ़ी बार ऐसा भी है कि बड़ा डिसरप्शन आया, अच्छा तगड़ा कंपटीशन देखने को मिला, लेकिन इसके बाद जो बाउंस बैक किया है वो कंपनी की आपको काबिलियत बताता है। 1990 से लेके आज तक ओरल केयर सेगमेंट में अगर आप देखें तो 50% से ज़्यादा का जो नाम है वो यहाँ पर ये होल्ड करते हैं। और ख़ास बात है कि अब क्योंकि काफ़ी लोग तो टूथपेस्ट को ही कोलगेट बुलाते हैं, तो ये ब्रांड वैल्यू जो रिकग्निशन है इसका फ़ायदा आगे भी मिलेगा। तो 12 महीने का समय दीजिए, कंजर्वेटिव टारगेट है, सेफ्टी के साथ 1800 रुपये के लक्ष्य लिए यहाँ पर आपको निवेश करना है। देखिए IPL स्टॉक निवेश के हिसाब से जो मैंने चुना है वो है ग्लोबल हेल्थ, जो कि मेदांता है। यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले अगर प्रमोटर्स की क्वालिटी देखें, प्रमोटर्स को पद्म भूषण पद्मश्री जैसे जिससे सम्मानित किया गया है। उसके साथ साथ इनकी क्वालिटी अगर आपको उस हिसाब से भी दिखेगी कि अगर आप एवरेज इनका अगर आप देखें एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड जो है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, वो तो बढ़ ही रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखें मैनेजमेंट का जो बेड कैपेसिटी बढ़ाने का है, वहाँ पर जो बढ़ी हुई बेड कैपेसिटी है जो कि लगभग अगर आपको देखो 3300 के आसपास जो है वो 2500 से बढ़कर 3300 के आसपास जो है वहाँ पर आती हुई दिखेगी। और उस पर अगर जो कंपनी को जो मार्जिन्स हैं वो आते हुए दिखेंगे, उस हिसाब से कंपनी को आपको वैल्यूएशन जो है वो भी इंटरेस्टिंग स्पेस होती हुई जाती है। और जिस हिसाब से जो क्वालिटी सर्विसेज देते हैं, जो मैनेजमेंट है और जो बिजनेस है, यहाँ पर आपको अच्छा खासा कन्विक्शन आता है। इसलिए ग्लोबल हेल्थ जो कि मेदांता से भी आप जानते हैं, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का और टारगेट रखेंगे 600 का। अब खबरों के हिसाब से जो मैंने स्टॉक लिया है वो है जायडस लाइफ साइंस, क्योंकि खबर यहाँ पर आई है। खबर क्या आई है? खबर यह है कि इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को अहमदाबाद के लिए US FDA से EIR मिला है और जिसमें अगर आप देखें कोई भी आपत्तियां जो है वो नहीं आती हुई दिखी है। तो इसके चलते हो सकता है आपको यहाँ पर जो है थोड़ा मोमेंटम आता हुआ दिखे। इसलिए जायडस लाइफ साइंस यहाँ पर आप कैश में जो है बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 542 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 519.5 का। यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। खबरों के लिहाज से जायडस लाइफ साइंसेज ये स्टॉक आपके रडार पर रहेगा। खबरों के लिहाज से अगर आप देखें तो रत्नमणि मेटल्स ये स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है क्योंकि यहाँ पर नतीजे में देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक स्थिर और अच्छे देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो आपको कंपनी के मुनाफे में ग्रोथ नजर आएगी और साथ में अगर आप देखेंगे तो मार्जिन से यहाँ पर बढ़त है, आय में भी इजाफा है। इसके चलते रत्नमणि मेटल्स इस स्टॉक में आपको एक अप मूव देखने को मिलेगा। 2270 रुपये का टारगेट है और 2220 रुपये का थोड़ी सी दूर का आपको स्टॉप लॉस लाकर चलना है। नतीजों का इम्पैक्ट है, खबरों का असर यहाँ पर आपको इसके चलते देखने को मिल सकता है। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ और यहाँ पर देखिए जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है दिग्गज बैंकिंग स्टॉक है ICICI बैंक। कल के स्तर में हमने देखा भी था कि बैंकिंग स्टॉक्स में एक रिवर्सल है। हालांकि जो खबर थी वो सरकारी बैंकों के लिए थी, लेकिन निजी बैंक अभी काफ़ी ज़्यादा चार्ट्स पर आपको स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो सरकारी बैंकों के मुकाबले निजी बैंकों में अभी तक इतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है। ICICI बैंक ऐसा लग रहा है कि कमाल कर सकता है, खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए। आपको कैश में खरीदारी कीजिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को एक्सप्लोर ना कीजिए, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल खरीदारी कीजिए 945 रुपये के लक्ष्य के लिए और जब तक 930 रुपये के ऊपर बना हुआ है तब तक घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, खरीदारी करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहां पर कन्विक्शन थोड़ा सा हाई है मेरा और इस स्टॉक की खासियत है कि स्टॉक जब भी रडार पर आता है बड़े ब्रेकआउट्स देता है, बड़ी तेज़ी यहाँ पर आती है। इससे पहले और इसके बाद आप नाम ही नहीं सुनेंगे, इसके लाइमलाइट में नहीं आता। स्टॉक का नाम है असाही इंडिया ग्लास, जहां पर अगर आप देखें तो एक खास बात ये भी है इस कंपनी में कि आप जितनी भी गाड़ियों के अगर आप शीशे देखें, कांच देखें तो सबके सब असाही इंडिया ग्लास ही बनाते हैं। मार्केट लीडर है,
50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये होल्ड करके चलते हैं। विंडशील्ड ग्लासेस में इनके मुकाबले इनकी टक्कर का भारत में कोई भी नहीं है। तो साई इंडिया ग्लास इस स्टॉक के बारे में जानिएगा आगे जाकर। लेकिन फिलहाल ट्रेडिंग बेट है मेरी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर डेली चार्ट्स पर आप देखिए ब्रेकआउट के संकेत नजर आ रहे हैं। 520 रुपये का टारगेट है, 499 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहाँ पर कन्विक्शन थोड़ा हाई है, जिंदल सॉ है स्टॉक में रडार पर। और अरमान शायद ये स्टॉक आपकी भी लिस्ट में शामिल रहा है। बिल्कुल, ये फंडामेंटल पिक के हिसाब से शायद 112 या 115 के आसपास जब हमने दिया था, जब ऑलरेडी टारगेट अचीव हुए थे, फिर टारगेट मैंने रिवाइज भी किया था। तो यहाँ पर कन्विक्शन है, निचले स्तरों से लगातार रिकमेंड भी किया इस शो के दौरान। जिंदल सॉ यहाँ पर अभी भी मुझे लग रहा है, क्योंकि स्पेस के जितने भी स्टॉक ऐसे हैं यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल रही है। आप मन इंफ्रा को देखिए, पाइपिंग के ही कारोबार है, पूरी तरीके से डीआई पाइप वाली कंपनी नहीं है, लेकिन ये भी स्टॉक में रडार से रह गया, दे नहीं पाया, लेकिन तेजी यहाँ पर आ गई। अब पिकअप रैली आपको जिंदल सॉ में देखने को मिल रही। स्ट्रक्चर बढ़िया, टेक्निकल्स काफ़ी अच्छे हैं, खरीदारी यहाँ पर आप करके चल सकते हैं। करीब 164 रुपये के लक्ष्य ले और 164 का स्टॉप लॉस है, 175 का टारगेट है। देखिए, जिंदल सॉ के लिए मैं एक और चीज़ भी बताऊंगा कि जब मैंने इसको जिसको शॉर्टलिस्ट किया था, तो आप अगर जिंदल सॉ की भी आप अर्निंग्स कॉल सुनिए, अर्निंग्स कॉल सुनेंगे, उससे काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा। और उस समय आपको समझ पड़ गया था कि यार ये जितने भी बिजनेस कर रहे हैं वहाँ से अब जो भी होना था वो हो चुका है, अब से सिर्फ पॉजिटिव होता हुआ दिखा, उस बेसिस पे आता हुआ दिखा था। अब माय चॉइस में जो सबसे पहले 2 स्टॉक जो मैंने लिए, 2 स्टॉक उस बेसिस पे लिए हैं कि मेरा जो कंपैरेटिवली अनुमान है वो कंपैरेटिवली हो सकता है इन दोनों के नतीजे अच्छे आते हुए दिखे। सबसे पहला जोमेटो का अगर आप देखें 2 हफ्तों में नतीजे हैं, शायद 19 मई को ही रिजल्ट हैं। ऑलरेडी जब हमने बुल वर्सेस बियर में ऑलरेडी आपको जो बुल के तर्क हैं वो तो आपको दे ही हैं, वहाँ पर आप देख ही सकते हैं। पर उसके साथ साथ अगर आप देखें यहाँ पर जहाँ पर जो इनका फूड डिलीवरी का जो ऑलरेडी ब्रेक इवन हो चुका है एडजस्टेड एबिटा लेवल पर, जो पहले 2 करोड़ पे आया, फिर 23 करोड़ पर आया, मेरा अनुमान ये है कि जो एडजस्टेड एबिटा लेवल पर जो फूड डिलीवरी सेगमेंट है वहाँ पे अब अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई दिखेगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी सेगमेंट का जो पहले भी मैंने बताया था कि एक बार अगर आपका कैपेक्स, अगर आपका जो खर्चा है वो हो चुका है, उसके बाद से मल्टीफोल्ड टाइम्स जो धीरे धीरे है लगातार आपके जो है वो एबिटा है, काम का जो मुनाफा जो है वो बढ़ता हुआ जाता है। तो मेरा अनुमान कंपैरेटिवली यहाँ पर यह है कि नतीजे हैं, हो सकता है आपको अच्छा दिखे, देखा कि थोड़ा रिस्की बैट है क्योंकि आप एडजस्टमेंट्स काफ़ी रहते हैं, पर फिर भी मेरा अनुमान यह है कि यहाँ पर आपको नतीजे जो हैं अच्छे आते हुए दिख सकते हैं। इसलिए जोमेटो हम बाय करेंगे, 2 हफ्तों का ड्यूरेशन ही दे रहा हूँ मैं, टारगेट रखेंगे 70 का। दूसरा स्टॉक एक और नतीजों पर, वो है एस्ट्रल लिमिटेड। अब उसका ये रीजन क्या है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखिए कोरिलेशन किस तरह से किया जाएगा, डीसीएम श्रीराम के नतीजे आए, डीसीएम श्रीराम के नतीजे है। उन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में क्या कहा, उन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये कहा कि पीवीसी जो भाव है, पीवीसी के भाव हैं वो गिर गए हैं। अब पीवीसी के भाव गिरे हैं तो अब उनके लिए तो नेगेटिव है, या फिर जो पीवीसी कंपनीज जो बना रही है उनके लिए भी नेगेटिव है, पर जो पीवीसी यूज कर रही है बनाने में पीवीसी पाइप, उनके लिए पॉजिटिव है। और अगर हाँ ये कंक्लूजन निकल चुका था कि पॉजिटिव है, उसके बाद आप पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनियों की नतीजे देखें, आप अपोलो पाइप्स के देखें या फिर सुप्रीम इंडस्ट्रीज के नतीजे देखें, नतीजे आपको बढ़िया आते हुए दिखे, तो उस हिसाब से इन सबको कोरिलेट करके जो सेफ अजम्पशन बैठता है वो ये बैठता है कि एस्ट्रल लिमिटेड के भी जो नतीजे हैं वो हो सकता है आपको अच्छे आते हुए दिखें। क्योंकि और अगर आप देखें, और ये पीवीसी की बात करूं मैं, तो ये पहली ऐसी कंपनी थी जिसने CPVC पाइपिंग इंट्रोड्यूस किया था, या फिर आप लेड फ्री आपको UPVC जो है ये प्लम्बिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस करता है। ये सारा डेटा आपको एनुअल रिपोर्ट में क्लियरली दिख जाएगा। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एस्ट्रल के भी जो है नतीजे आपको कंपेरेटिवली बढ़िया आते हुए दिखे। इसलिए यहाँ पर भी ड्यूरेशन में 2 हफ्तों का ही दे रहा हूँ, टारगेट रखेंगे 1690 का। इसलिए एस्ट्रल लिमिटेड को यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। और तीसरा और आखिरी स्टॉक है वो है HDFC बैंक। यहाँ पर हम कैश में खरीदारी करेंगे। जो आप US मार्केट में जो तेजी की बात कर रहे थे, और आपने भी बैंक लिया है, मैंने भी बैंक लिया है, उसका रीजन ये है कि अगर आप इनका ADR का अगर आप देखें तो ADR में आपको लगभग 3.5% के आसपास की बढ़त आती हुई दिखी थी। इसलिए वहां पर खरीदारी करेंगे, टारगेट रखेंगे 1680 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1642 का। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मिडिल लिस्ट में मदरसन सुमी वायरिंग, 60 रुपये का टारगेट है। फ्यूचर्स में खरीदेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर, और ऑप्शंस में हिंडाल्को 440 के पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है JSW एनर्जी, फंडामेंटली नास्डैक बड़ी तेजी दिखा रहा है, इन्फोसिस में करिए खरीदारी। और मार्केट लीडर कोलपैल, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है निवेश के लाभ से 1800 रुपये के लक्ष्य के लिए। नतीजों का असर देखने को मिलेगा रत्नामणि मेटल्स में, ICICI बैंक में आएगी तेजी, असाई इंडिया ग्लास बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार, और जिंदल सॉ यहाँ पर भी 175 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपिक, JSW एनर्जी, जहाँ पर डेली चार्ज पर अगर आप देखें तो डबल बॉटम फॉर्मेशन हो गया है। 280 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए।
एक एक कर लेते हैं रिकैप। कैश में आपको एचजे इंफ्रा जो नतीजों के चलते बढ़िया लग रहा है, गुजरात गैस और गोदरेज कंज्यूमर जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो वहां पर दोनों नतीजों के चलते अच्छे दिख रहे हैं। टेक्निकली टीवीएस मोटर्स बढ़िया दिख रहा है। फंडामेंटल्स के हिसाब से मैपमा इंडिया काफी इंटरेस्टिंग स्पेस है। आईपीएल स्टॉक के हिसाब से ग्लोबल हेल्थ काफी बढ़िया है। खबर में जायडस लाइफ साइंस को हम बाय करेंगे। माई चॉइस में जोमेटो और एस्ट्रल दोनों जो नतीजे आने वाले हैं उसके चलते हम बाय कर रहा हूं। और अगर आप आखिरी स्टॉक वो है एचडीएफसी बैंक, क्योंकि जो एडीआर में आपको तेजी आती हुई दिखी उसका फायदा होता हुआ दिखेगा। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक होगा वो है ग्लोबल हेल्थ, क्योंकि जो स्पेस में है, जो प्रमोटर क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है। देखिए, अगर आप हमारे मार्केट की बात करें, हमारे जो 20 दमदार जो पिक्स हैं वो तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और अब के बाद जो इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ दिखा है वो भी अब हमको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। पर अब हमारे मार्केट में कैसा मूवमेंट होता हुआ दिखेगा, इसका क्या इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा, उसके लिए हम अनिल सर और दीप सर के साथ जुड़ेंगे। फिलहाल दीप सर हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ओवर टू यू दीप सर। मॉर्निंग अरमान, मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल बड़ा इवेंट जो था इन्फ्लेशन डेटा को वो आकर निकल चुका है। डेटा से कोई परेशानी नहीं हुई है। हमारे बाजार कल आपको अच्छे मूड में दिख रहे थे, सेकंड हाफ काफी एक्टिव था, तो क्या उसको आगे बढ़ाएंगे? वीकली एक्सपायरी कैसी रह सकती है और कहां रखनी है आपको नजर, इन सब पर है फोकस। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।